नमस्कार दोस्तों। फैसले का दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर आज शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों के जो एमएलए हैं उनकी अयोग्यता पर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी दोनों गुटों के द्वारा, उस पर फैसला देने वाले हैं। और उनके फैसले से पहले ही जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कैंप में एक बेचैनी देखी जा रही है, एक पेशबंदी होते हुए दिखाई दे रही है, और जिस तरह के आरोप तराशी का काम इन लोगों ने शुरू किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग परेशान हैं। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी एकनाथ शिंदे कैंप में नहीं देखी जा रही है। उसमें बस इतना भर हुआ है कि दोनों उप मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की है। वरना तो उद्धव ठाकरे कैंप के लोग किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की पेशबंदी कर रहे हैं, और जिस प्रकार एक दिन पहले यानी फैसला आज आना है, उससे एक दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट किस लिए गए? वहां ये बताने के लिए कि साहब 3 दिन पहले स्पीकर साहब यानी राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए उनके आवास पर गए हैं। और शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे खुद हों, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं, उनको ये जज बताने पर तुले हुए हैं और एकनाथ शिंदे को अभियुक्त करार देने पर आमादा है कि साहब एक जज फैसले से पहले आरोपी को जाकर के कैसे मिल सकता है। अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। और राहुल नार्वेकर का बयान आया है। राहुल नार्वेकर ने ये कहा है, ये आप देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसे आरोप केवल दबाव बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं। स्पीकर किस काम के लिए मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री को यह पता होना चाहिए, आरोपों के पीछे का मकसद स्पष्ट है। एक विधायक के रूप में मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी काम होते हैं। मुख्यमंत्री के साथ मेरी बैठक 3 तारीख को निर्धारित थी, लेकिन मैं कोरोना से संक्रमित था, इसलिए नहीं मिल सका। मुझे कोलाबा पुल के बारे में चर्चा करनी थी, दक्षिण मुंबई की 8 सड़कों का मुद्दा था। मैंने इन सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। अब ये तो राहुल नार्वेकर ने बताया। ये पता नहीं कौन सी कथा कहानी जो है ये बयान कर रहे हैं और एक पेशबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे फैसला देने से पहले फैसले की जानकारी देने के लिए ही स्पीकर मुख्यमंत्री से मिले थे 3 दिन पहले। और तो और 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जा रहे हैं। नासिक में उनका कार्यक्रम है, रोड शो वगैरह है। और प्रधानमंत्री कितने कॉन्फिडेंट हैं इस फैसले को लेकर के, क्योंकि उनको पहले ही फैसले के बारे में बता दिया गया है कि क्या फैसला आने वाला है। ये सद्विचार हैं अपने संजय राउत के। संजय राउत रोज जब घर से निकलते हैं तो मीडिया लाइन लगा करके उनकी बाइट की बाट जो रहा होता है। और हमेशा की तरह उन्होंने आज भी ज्ञान दिया। क्या कहा है जरा एक बार सुन लेते हैं। उनसे सवाल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं।
या पहले से तय होते हैं कि आप ये सवाल पूछिए तो फिर मैं ये जवाब दूँगा, ताकि फिर दिन भर जो महाराष्ट्र का मीडिया है, वो उसको चलाता रहे, उसी पर डिस्कशन करता रहे। यानी संजय राउत जो बोलते हैं, बस उसी पर महाराष्ट्र का मीडिया मंथन करता रहे और चर्चाएँ करता रहे। तो फैसले के दिन मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने क्या कहा है, ज़रा पहले इस पर सुन लेते हैं और इसके बाद जो भी फैसला आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, ज़रा इस पर भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले संजय राउत को सुनते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहना है? बात ऐसी है भाई, जब से ये क्रिकेट में गैम्बलिंग, जुगार और जुगाड़ शुरू हुआ है, तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार बार कान पे आता है। अरे भाई मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है। इस प्रकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है आज 4 बजे। मैं इसलिए कहता हूँ, विधानसभा का जो हमारा स्पीकर या अध्यक्ष है मिस्टर नार्वेकर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया है कि आप निर्णय लीजिए, आप न्याय कीजिए इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और हमारा जो कहना है, इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे, वो हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर मतलब इन्होंने चीफ मिनिस्टर को अपराधी बता दिया, आरोपी बता दिया और कहा कि हमारे हिसाब से वो गैर कानूनी तरीके से गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो फिर जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था लंबी सुनवाई के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर को अपराधी और आरोपी क्यों नहीं बता दिया? और ये क्यों नहीं कहा कि ये तो गैर कानूनी तरीके से सीट पर बैठे हैं और उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा अपने फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो गद्दी पर बने हुए हैं और एज चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के लिए फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये उनको अपराधी बताने पर तुले हुए हैं। ये राज्यसभा के सदस्य हैं, एक अखबार के कार्यकारी संपादक हैं, उद्धव ठाकरे कैंप से हैं, तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बताएंगे मुख्यमंत्री को। आगे सुनिए। न्यायमूर्ति न्यायालय ट्राइब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है, तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह ऑर्डर देने जा रहा हूं? ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर हमने ले ली है, रिकॉर्ड पर लाया है हमने। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को महाराष्ट्र में उनका एक दौरा है, उनका टूर है, वो करने जा रहे हैं। रोड शो वगैरह नासिक में है। उसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है, अगर संविधान के हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है, फिर भी मुख्य प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है, इसलिए वो आत्मविश्वास है। मतलब प्रधानमंत्री को भी घसीट लिया इन्होंने कि प्रधानमंत्री को भी पता है कि मैच फिक्सिंग है। प्रधानमंत्री को भी पता है कि क्या फैसला देने वाले हैं स्पीकर और प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हैं कि फैसला जो है वो मतलब ऐसा आएगा कि जिससे सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री तक को आप घसीट रहे हो और जो फैसला आएगा वो तो आएगा। उससे प्रधानमंत्री के नासिक दौरे का क्या लेना-देना है? और प्रधानमंत्री का दौरा
क्या इनको पता नहीं है कि कितने दिन पहले तय हो जाता है किसी भी स्टेट का या कोई भी प्रोग्राम कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले लिस्टेड हो जाता है। ओकेशंस होते हैं, उन पर प्रधानमंत्री अपने प्रोग्राम की सहमति देते हैं या असहमति देते हैं। लेकिन इनको चूँकि पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए कुछ भी आप कह सकते हैं। अब मैं आता हूँ मूल पॉइंट पर कि ये उद्धव ठाकरे कैंप में इस कदर बेचैनी क्यों है और ये पेशबंदी क्यों कर रहे हैं फैसला आने से पहले। राहुल नार्वेकर ने आज भी कहा है, जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि साहब फैसले पर कुछ बताइए। तो फैसले पर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि संविधान के अनुसार ही फैसला होगा। जो संविधान की मूल भावना है, उसी के तहत फैसला मैं करूँगा। और मीडिया में तमाम अटकलें हैं, तमाम चर्चाएँ इस समय चल रही हैं और जो लीगल एक्सपर्ट हैं, अगर हम उन पर नज़र डालें कि उन्होंने क्या कहा है, तो मैं आपको एक समाचार पत्र में जो लीगल एक्सपर्ट की बातें प्रकाशित हुई हैं, वो बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि उनका क्या कहना है। लीगल एक्सपर्ट मानते हैं कि अयोग्यता के फैसले लेते वक्त स्पीकर को संविधान की अनुसूची 10 के तहत फैक्ट और कानूनी पहलुओं को भी शामिल करना होगा। राहुल नार्वेकर 6 गुटों की याचिकाओं की स्टडी करेंगे। उन्हें पार्टी व्हिप के समय का ध्यान रखना होगा। ये देखना होगा कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान व्हिप की स्थिति क्या थी, व्हिप का उल्लंघन किसने किया। 6 याचिकाओं पर अलग-अलग फैसला वो ले सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अगर शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराते हैं, तो ठाकरे गुट के 14 विधायकों पर सदस्यता खोने का खतरा मंडराने लगेगा। यानी अगर नार्वेकर साहब ने शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया, तो जो ठाकरे गुट के 14 विधायक हैं, उनकी सदस्यता जा सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ठाकरे गुट की तरफ से पेशबंदी क्यों की जा रही है। आगे कहा गया है इसमें कि शिंदे गुट ने भी विधानसभा अध्यक्ष के पास 14 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी। राहुल नार्वेकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने के लिए दोनों पक्षों को 30 दिनों की मोहलत मिलेगी। ऐसी स्थिति में शिंदे सरकार की सांस कोर्ट का फैसला आने तक अटकी रहेगी। अभी सिचुएशन क्या है? कानूनी जानकारों के मुताबिक शिंदे गुट की अयोग्यता के बावजूद महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर कोई खतरा नहीं है। ये जो अभी कह रहे थे कि साहब सरकार बर्खास्त हो सकती है, आगे कहा गया है कि अभी महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है, 288 का सदन है। शिंदे गुट के 16 विधायक के अयोग्य होने पर पार्टी अलग अगर होती है, तो 24 दूसरे जो इनके विधायक बचेंगे, उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक सकती है। कुल 16 सीटें रिक्त होने पर बहुमत का हिसाब किताब 265 सीटों का आधार होगा। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा अभी भी 134 हो जाएगा। बीजेपी के समर्थन में अजित गुट पवार के 40 एमएलए हैं, जिससे सरकार को तो कोई खतरा नहीं होगा। इस स्थिति में डिप्टी सीएम अजित पवार सरकार में पावरफुल हो जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के लिए चुनाव तक महाराष्ट्र की सत्ता स्थिर रखना चुनौती है। ऐसी स्थिति में सीएम की कुर्सी अजित पवार के पास जा सकती है। बीजेपी की एक नेता ने बताया कि उनका लक्ष्य लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतना है। अब अगर शिंदे गुट के एमएलए अयोग्य घोषित होते हैं तब, तो इसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार में शिवसेना यानी शिंदे गुट के 10 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक इन मंत्रियों को भी इस्तीफा देना होगा। सरकार में बीजेपी के 10 और एनसीपी के 9 एमएलए हैं।
मंत्री हैं। अयोग्य होते ही शिंदे के इस्तीफे के साथ सरकार स्वयं ही गिर जाएगी। इसके साथ ही नई सरकार को शपथ लेना होगा। ऐसे में शिंदे और उनके गुट के मंत्री दोबारा शपथ ले सकते हैं। वैधानिक नियमों के मुताबिक अगले 6 महीने तक वो बिना सदन की सदस्यता के भी मंत्री रह सकते हैं और 6 महीने में दोबारा विधानसभा चुनाव हो जाएगा। बीजेपी के पास एक विकल्प और है। इसके तहत खुद देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी संभालें। शिंदे गुट के खाली पड़े पदों को बीजेपी और एनसीपी के बीच बांट दिया जाए। तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि 4 बजे राहुल नार्वेकर फैसला क्या देने वाले हैं। लेकिन फैसले से पहले जिस तरीके से उद्धव कैंप ने सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगा दी और उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, शरद पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज फैसले वाले दिन भी संजय राउत ने फिर माइक पर आकर के पेशबंदी करनी शुरू कर दी। उससे तो लग ये रहा है कि ये लोग फैसला जो भी आएगा वो तो आएगा और उसके बाद जो होगा वो भी हम और आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से ये पेशबंदी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि पानी जो है वो तो झील में ही मरता है। क्योंकि अब तक जितने भी फैसले आए हैं इस पूरी लड़ाई में, वो उद्धव कैंप के खिलाफ ही आए हैं। चाहे चुनाव आयोग की तरफ से आया हो, पार्टी के सिंबल को लेकर के, पार्टी के स्वामित्व को लेकर के, उसमें भी उद्धव कैंप को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये स्पीकर फैसला करेंगे अयोग्यता वाला मामला, ये हमारे दायरे से बाहर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार का गठन हुआ था उसको असंवैधानिक नहीं बताया था। कुछ टिप्पणियां उस समय के गवर्नर पर की थी, कुछ और टिप्पणियां की थी, लेकिन सरकार को बर्खास्त नहीं किया था, सरकार को असंवैधानिक नहीं बताया था। और ये तो मुख्यमंत्री को अवैधानिक भी बता रहे हैं, अपराधी भी बता रहे हैं, आरोपी भी बता रहे हैं। और आरोपी शायद इसलिए बता रहे हैं कि साहब उन्होंने शिवसेना के 40 एमएलए तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया था और सरकार बनाने का फैसला किया था और 18 में से 13 एमपी भी उनके साथ चले गए थे। इसलिए उद्धव कैंप के नज़र में ये आरोपी भी हैं, अपराधी भी हैं, अवैधानिक भी हैं, मतलब सब कुछ है। तो देखिए 4 बजे क्या फैसला आता है। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति गरमाना बिल्कुल तय है। फैसला चाहे शिंदे कैंप के खिलाफ आए या उद्धव ठाकरे कैंप के खिलाफ आए, राजनीति दोनों स्थिति में ही गरमाने वाली है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।